हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा बात वहीं से शुरू करेंगे जहाँ कल छोड़कर गए थे। ठीक है ना। हम बात कर रहे थे बेटा रेवेन्यू रिसीट्स की, और उसमें भी बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। बेटा मैंने एक शॉर्टकट लिखा था और आपको नोट भी कराए थे कल। बेटा 9 आइटम इसमें हमने डिस्कस करनी है। आईपीएल, ट्रिपल एफ, एफ क्यूब कह लो, और ईजीएस। ठीक है ना जी। एक एक करके चर्चा शुरू कर रहे थे। 5 बातों की हमने चर्चा कल कर ली थी। एक बार मैं फटाफट से उनका रिवीजन करा रहा हूँ और अगली 4 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं। ये चैप्टर सबसे थका हुआ है बेटा। अगर आप इसमें भी नंबर नहीं लूट पाओगे तो बेटा फिर मुझे शक है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कब नंबर लूटोगे। ये फ्री के नंबर हैं बेटा, इस चैप्टर के जितने नंबर होंगे। ठीक है जी, चलो बेटा हमने डिस्कस कर लिए थे बेटा 5 आइटम्स। एक बार फटाफट से नाम दोबारा बोल रहा हूँ। बेटा सबसे पहले नंबर पर था इंटरेस्ट, और मैंने बात करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात चल रही है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है। और बेटा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली इंटरेस्ट पे कर रही है। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो, मुझे किसी और गवर्नमेंट को नहीं देखना। क्या बेटा पैसा आ रहा है? आ रहा है पैसा तो पर्टिकुलर बात है, रिसीट तो है, खर्चा तो नहीं है। पैसा आ रहा है तो रिसीट है। अब रिसीट में सोचो रेवेन्यू या कैपिटल है, उसके लिए डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो। बाबू रेवेन्यू की डेफिनेशन है, इट नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट। सर इंटरेस्ट रिसीव करने से ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी आ जाती, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो जाती। इसीलिए बेटा इंटरेस्ट क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। और स्पेसिफिक होकर बोलूँ तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ये टैक्स नहीं है। टैक्स हम पढ़ चुके हैं, 2 ही तरीके के हैं, डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है जी। फिर हमने बेटा बात पढ़ी थी प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। बेटा अगर गवर्नमेंट का शेयर कहीं पर 100% होता है तो वहां से जब आप इनकम रिसीव करते हो उसे बोलते हैं प्रॉफिट्स। और अगर बेटा 100 से कम होता है कहीं पर, वहां से जो इनकम रिसीव करते हो रिटर्न में, उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया था इंडियन रेलवे। गवर्नमेंट का शेयर 100% है, जो भी कमाते हो बेटा उसको हम बोलेंगे क्या, प्रॉफिट्स। और बेटा अगर मैं बात करूँ सेल, भेल, गेल की, तो बेटा ये पब्लिक सेक्टर है पर गवर्नमेंट का शेयर 100% नहीं है इसमें। तो बाबू इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से हम जो रिटर्न में कमाते हैं वहाँ से जो गवर्नमेंट को मिलेगा उसे हम बोलेंगे डिविडेंड। बेटा चाहे प्रॉफिट मिले सरकार को, चाहे डिविडेंड मिले, इसके बदले में सरकार की कोई भी लाइबिलिटी नहीं आ रही और ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रही। प्रॉफिट आने से बेटा कोई एसेट रिड्यूस हो जाती है? अकाउंट्स के बच्चे को बहुत अच्छे से पता होगा। क्या कोई लाइबिलिटी क्रिएट करता है प्रॉफिट? नहीं। तो बाबू क्या है ये, रेवेन्यू रिसीट, और वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। फिर हमने बेटा बात करी थी लाइसेंस फी की, और मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, गन का लाइसेंस और बेटा ऑल इंडिया परमिट। याद आ गया होगा। कमर्शियल व्हीकल ऑल इंडिया परमिट की मैं बात कर रहा था। मैंने ट्रिप से रिलेटेड भी बात करी थी इसमें, कि हम सरकार को बेटा क्या करते हैं, टैक्स जमा कराते हैं ऑल इंडिया परमिट लेने के लिए। ठीक है ना। और सरकार के इसके बदले में कोई लाइबिलिटी कभी क्रिएट नहीं होती, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होती। फिर बेटा मैंने फीस में बात करी थी, कोर्ट की फीस और आरसी के पैसे। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जब गाड़ी आप अपने नाम कराते हो, इसके बदले में आप गवर्नमेंट को बेटा पैसे देते हो। सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई एसेट रिड्यूस नहीं हो रही इसके बदले में। फिर बेटा हमने बात करी थी फाइन्स एंड पेनल्टीज की। ठीक है ना जी। कोई भी इंडिया में कोई भी लॉ तोड़ दो आप बेटा, तैयार रहो, कोई ना कोई फाइन पेनल्टी लगेगा। सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई एसेट रिड्यूस नहीं हो रही। ठीक है जी। यहाँ तक बात हो चुकी थी। कोई प्रॉब्लम है पूछ लो 5 में, नहीं है तो बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू। 6th हेडिंग इज 4 फीचर। बेटा 4 फीचर का हिंदी में मतलब होता है जब्त कर लेना। ठीक है ना, जब्त करना किसी चीज को, 4 फीचर। बाबू मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपने कोर्ट की किसी डायरेक्शन को कॉन्ट्रावेन कर दिया। समझाने के लिए एक बात बोल देता हूं। विजय माल्या बेटा उसने फ्रॉड किया और वो बेटा फरार हो गया। उसको कोर्ट ने बेटा उसके एड्रेस पर 1, 2, 3, 4, 10 नोटिस बेचे। वो डायरेक्शन को कॉन्ट्रावेन करता ही चला गया, कोई डायरेक्शन तो नहीं मानी, प्रेजेंट नहीं हुआ, किसी हियरिंग में नहीं आया। बेटा क्या हुआ आखिरी में, कोर्ट ने क्या कहा, इसकी जितनी संपत्ति यहाँ पर है उठाकर जब्त कर लो। सारी जब्त कर ली ना बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब मुझे एक बात बताओ, इसके बदले में सरकार की कोई लाइबिलिटी आई?
कोई एसेट रिड्यूस हो गई? कुछ नहीं आया, खत्म। समझ में आई बात? क्या होता है फोरफीचर? जब्त कर लेना। आप कोर्ट की डायरेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो कोर्ट को मजबूरी में ये आदेश देने पड़ते हैं, ठीक है ना जी। इकबाल बाला, सहारनपुर के, सहारनपुर का ही पर्सन है इकबाल बाला, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं। मैंने एक बारी में बात भी करी है, एग्जाम्पल भी दिए थे इसके, ठीक है ना। बाबू खनन माफिया है बहुत बड़ा, ठीक है ना जी, सारी फैमिली लगभग जेल में है, ठीक है ना सर। वही एक पर्सन ट्रेस नहीं हुआ। ग्लोकल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? विकास नगर वाली रोड पर ग्लोकल यूनिवर्सिटी है, उन्हीं की बनाई हुई है, ठीक है ना सर। पूरी जब्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, पूरी जब्त, क्योंकि किसी भी हियरिंग में वो ट्रेस ही नहीं हुआ, कभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ बेटा, ट्रेस नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, तो उसकी सारी संपत्ति एक एक करके जब्त हो जा रही है, एक एक करके सब जब्त। क्या कोई सरकार की लाइबिलिटी आ रही है? कोई एसेट रिड्यूस हो रही है? कुछ नहीं। और अगर थोड़ा सा ध्यान हो, कभी सुना हो किसी ने, कोविड के टाइम पर जब सरकार क्वारंटीन कर रही थी, जो है हॉस्पिटल कम पड़ रहे थे, तो सबको ग्लोकल में ही कर रही थी। ग्लोकल में इन्होंने डॉक्टर्स की टीम बिठाकर ग्लोकल में ही क्वारंटीन करना शुरू कर दिया था, ठीक है जी। सरकार की है वो संपत्ति, अब किसी प्राइवेट पर्सन की नहीं है। समझ में आया फोर फीचर क्या होता है? देन बेटा एस चीट्स, बेटा ई फॉर एस चीट्स, बहुत काम की बात। बेटा पुराने ज़माने में ना, जब अकाउंट खोले जाते थे, बैंक अकाउंट खोले जाते थे, तो उसका ना कभी कोई नॉमिनी नहीं होता था। आज की तारीख में तो आप कोई बैंक अकाउंट, कोई डीमैट अकाउंट खोल ही नहीं सकते बिना नॉमिनी के, परमिशन ही नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा कुछ आपसे मांगा नहीं जाता था, ठीक है ना। और लोग जनरली छुपाते भी थे अपने घर वालों से कि मैं नहीं बताता, और क्या करते थे, 100 200 500 जमा करते रहते थे। बेटा अगर उनका अनटाइमली डिमाइस हो जाए, मर जाए वो बेटा, तो बाबू किसी को फैमिली में पता ही नहीं होता था कि इसका कोई बैंक अकाउंट कहीं है पर भी। तो बेटा ऐसा सारा पैसा बैंक में पड़ा तो रहता है, 10 साल तक बैंक इंतजार करता है। अगर बेटा आप 10 साल बाद नहीं आए तो एज अ अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट इसको नाम दिया जाता है। और बेटा ये आरबीआई को सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सारे बैंक आरबीआई को ही ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि वही हमारा फाइनेंशियल मार्केट का लीडर है, ठीक है ना। और आरबीआई क्या करता है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देता है, ठीक है ना। आप मानोगे नहीं बेटा, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ी है, 40,000 करोड़ के अनक्लेम्ड डिपॉजिट थे इंडिया में, 40,000 करोड़। एक बार गूगल सर्च करना, मुझे आइडिया तो नहीं है, एक बार करना सर्च, टोटल अनक्लेम डिपॉजिट टिल नाउ, ऐसे ऐसे सर्च कर दो, फटाफट से सर्च करके बताओ मुझे कितना आ रही है फिगर। कर ले बाल की, अभी कह दो सारे स्नैपचैट खोलो अभी देखना। देख लो, ठीक ठाक फिगर है, ये सब एस शीट्स है, कोई क्लेम ही नहीं करने आया आज तक, और सारा पैसा आरबीआई के पास ट्रांसफर हो गया। देखो बेटा, आपने कभी ऐसा सुना है, एक मिनट मेरी तरफ देखो, कि आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया? कभी ऐसा सुना? आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, 6 महीने तक आप बैंक में नहीं गए, 6 महीने के बाद उस अकाउंट की कैटेगरी हो जाती है इनऑपरेटिव, कि कोई ऑपरेट करने नहीं आ रहा। और जिस दिन आप जाओगे 6 महीने के बाद, बैंक आपको कहेगा री केवाईसी करा लो सर, फटाफट से जरा पैन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी फ़ोटो दोबारा ले आओ और सिग्नेचर दोबारा कर दो। जब सिग्नेचर मैच हो जाएंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी आईडी दोबारा लग जाएगी, तब जाकर अकाउंट ऑपरेटिव होगा। देखो बैंक ने तो मान लिया होता है, जब 6 महीने आप पहुँचते नहीं, ये हो गया प्यारा, पहुँच गया ऊपर, बैंक तो मान लेता है। आप जिंदा हो, आपको जाके प्रूफ देना है। और आपको बता देता हूँ, अकाउंट कभी भी ऑपरेटिव पैसा निकालने से होता है, पैसा जो मर्जी डाल सकता है अकाउंट में। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप एक अकाउंट चलाते हो मान लो पीएनबी के साथ, और आपने 6 महीने में ना 20 बार पैसा जमा कराया, निकलवाया एक बार नहीं है, पक्का अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा 6 महीने बाद। आप ये कहते रहना वहां चीख चीख के कि जी मैं तो कर रहा था ट्रांजेक्शन, सुनेगा नहीं कोई, क्योंकि देखो पैसा तो कोई भी जमा करा सकता है ना। आप मर भी गए, पैसा आपके बैंक अकाउंट में कोई भी जमा करा सकता है, लेकिन निकालने के लिए सिर्फ आप चाहिए हो, निकाल कोई नहीं सकता आपके बिना। तो पैसा निकलेगा 6 महीने में एक बार, तो अकाउंट इनऑपरेटिव नहीं होगा। 6 महीने में निकलेगा ही नहीं एक बार भी, जितना मर्जी डाल लो, चाहे रोज डाल लो, 180 दिन तक लगाया, अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा 6 महीने बाद। क्लियर है बात? समझ आया?
चलो खैर, ये तो बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें हो गई। एस शीट समझ में आया? ठीक है बेटा, अगर कोई पर्सन लीगल हायर नहीं छोड़कर गया, कोई उसके विल नहीं है पीछे, और बेटा बैंक में पैसा 10 साल तक पड़ा रहा, वो 10 साल के बाद पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो जाएगा। इसे बोलते हैं एस शीट्स। क्लियर है बात? समझ आई बात? चलो बाबू, उसके बाद आगे बढ़ते हैं गिफ्ट एंड ग्रांट्स। बेटा नाम ही ऐसा है, गिफ्ट। क्या बेटा गिफ्ट के बदले में कोई लाइबिलिटी आती है या कोई एसेट रिड्यूस होती है? नहीं बेटा, फॉरेन गवर्नमेंट ने या बेटा किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने या बेटा WHO ने या किसी ने भी बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गिफ्ट करा कुछ, ठीक है ना, तो बेटा इसके बदले में ना तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई लाइबिलिटी है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होने वाली है। तो बाबू ऐसी सारी रिसीट्स क्या हैं? रेवेन्यू रिसीट, और स्पेसिफिकली बोलूँ तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। हमारे देश की गवर्नमेंट बहुत बांटती है छोटे देशों को। श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई, बहुत सारा गिफ्ट और ग्रांट देती थी ना। अभी रशिया यूक्रेन वॉर में बेटा कहीं ना कहीं बेटा कुछ ना कुछ पक्का कंट्रीब्यूट किया होगा। करते हैं ना, सारे देश करते हैं ना बेटा, ग्रांट देते हैं ना दूसरे देशों को, छोटे देशों को, जहाँ कोई बीमारी या कोई समस्या वहाँ देते हैं ना ऐसे ग्रांट्स। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है बात? बाबू लास्ट वन इज स्पेशल असेसमेंट। ऑल दो बेटा प्रैक्टिकली इसका कोई एग्जाम्पल है नहीं, मैं बता तो देता हूँ बेटा, पर वो हाँ रियल लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा ऐसा हुआ, शायद आप भी कभी ना देखो। बेटा स्पेशल असेसमेंट है क्या, समझ लो, सरकार की डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से अगर बेटा आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि सरकार आपसे उसका एक स्मॉल पोर्शन रिकवर करती है, जबकि मैंने प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा। कहने का मतलब है, मैं बता देता हूँ, दिल्ली में बेटा बहुत सारी शॉप पुराने टाइम से एग्जिस्ट कर रही हैं। एक बेटा टाइम आया जब सरकार ने मेट्रो बनाने का डिसीजन लिया, और बेटा बहुत सारी शॉप ऐसी थी बेटा जहाँ मेट्रो गेट खुल रहे थे। मान लो बेटा एक मेट्रो स्टेशन पे आपने क्या करा बेटा, 2 मेट्रो गेट बनाए, ठीक है ना बेटा। मेट्रो गेट जहाँ खुल रहा है बेटा वहाँ 10 दुकानें हैं, उनकी कीमतें बेटा मान लो पहले 50 लाख थी, 5 करोड़ हो गई, 10-10 गुना बढ़ गई। बेटा ये बोलते हैं कि सरकार की डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से आपको फायदा हुआ है, तो आप सरकार को कुछ ना कुछ पे करो, ठीक है ना। इससे बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ऑल्दो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि सरकार ने कुछ पैसा मांगा कभी किसी से। क्लियर है बात? समझ आई बात? ओके बाबू, मैंने 9 बातें बढ़ा दी। किसी ने कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है, या कुछ भी लिखना हो इससे रिलेटेड लिख सकता है। आकाश भाई 2 मिनट के लिए पॉज कर दो, कुछ भी लिखना। लो उत्तर, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने एक्सपेंडिचर में बेटा बात करनी है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है ना बेटा। रिसीट में बात करनी है कैपिटल रिसीट की। बेटा डेफिनेशन मैंने लिखवाई हुई है, विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स, ठीक है जी बाबू। अभी रेवेन्यू रिसीट्स तो सब क्लियर है ना। कैपिटल रिसीट्स में ना 4 बातें लिखनी है और समझनी है। अभी मत लिखना, पता लगे फिर वही दोबारा पेपर फाड़ रहे हो, ठीक है जी। लो पहले समझ लो अच्छे से, मेरी तरफ देख रहे हैं सब। बेटा पहली बात है कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब बेटा लोन्स, सिंपली बोलूं तो लोन्स। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन लिया, किसी से भी ले सकता है बेटा, इधर फ्रॉम RBI या किसी स्टेट गवर्नमेंट से लोन लिया, या किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया, या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, जिससे मर्जी लोन लिया। पहले मुझे ये बताओ बेटा, लोन लेने से सरकार के पास पैसा आया या नहीं आया? आया, पक्की बात। पैसा है, ये तो क्लियर है कि रिसीट्स है। अब ये सोच लो बेटा रेवेन्यू है या कैपिटल है। बेटा डेफिनेशन ही सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, और कोई तरीका ही नहीं है। विच आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी और कॉसेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। सर जब सरकार ने लोन लिया, क्या सरकार की लाइबिलिटी नहीं आई? सरकार की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि पे तो करना ही है ना, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। तो बेटा क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हुई बोरोइंग से, इस वजह से बोरोइंग क्या है बेटा, कैपिटल रिसीट। कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल है बात, पक्के से। चलो जी बाबू, सेकेंड हेडिंग है रिकवरी ऑफ लोन। अभी बेटा कुछ मत लिखना, ऐसा ना हो रायता हो जाए बेटा। लो रिकवरी ऑफ लोन,
बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, कितने भी कुछ मान लो 100 करोड़ रुपए का। बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट के एंगल से सोचो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स बनाती होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है, एसेट है कि नहीं है, बस ये बताओ। सर मैंने अगर लोन लिया होता है तो मेरे लिए लाइबिलिटी है वापस करना है, मैंने अगर लोन दिया हुआ है तो मेरे लिए तो एसेट है कि कभी ना कभी मुझे वापस मिलेगा, मेरी तो प्रॉपर्टी है ये। अगर मैंने 100 करोड़ का लोन दिया, मेरी तो प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ वापस आएंगे कभी ना कभी। आज बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लोन रिकवर करा लिया, रिकवरी हो गई इस लोन की। पहले बताओ पैसा आया या नहीं आया, आया, रिसीट है, डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो। विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। क्या ये पैसा आने से आपको नहीं लगता हमारी एसेट रिड्यूस हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस चीज को पहले दिखाया होगा एसेट में कि 100 करोड़ लेने हैं स्टेट गवर्नमेंट से, आज जैसे ही पैसा आया सर ये एसेट रिड्यूस हो गई ना मेरी। क्लियर है बात? तो बाबू क्योंकि मेरी एसेट रिड्यूस हो गई, दैट्स वाई बेटा रिकवरी ऑफ लोन क्या है बेटा, एक कैपिटल रिसीट। दोनों बात समझ में आई? बोरोइंग से लाइबिलिटी क्रिएट होती है, इससे एसेट रिड्यूस होती है। ओके बात, दोनों बातें ओके। बेटा थर्ड वन, डिसइन्वेस्टमेंट। बाबू डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, टेक्निकल वर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ज्यादातर ये वर्ड लगाया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेल ऑफ शेयर। बेटा अगर मैंने रिलायंस के शेयर परचेज किए हुए हैं तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ टेक्निकल भाषा में, जी मैंने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 लाख रुपए की, और अगर मैं बेचूंगा उस इन्वेस्टमेंट को तो बोलूंगा मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी रिलायंस में से। यानी कि बेटा परचेज ऑफ शेयर इज टेक्निकली नोन एज इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ शेयर इज टेक्निकली नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन बेटा प्राइवेट पर्सन ये वर्ड जनरली यूज नहीं करते, ये वर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लगाया जाता है। ठीक है, मान लो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे, और ऐसा लिखा होगा सर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पूरे इंडिया में किसी के पास है तो इंडियन रेलवे के पास है, थोड़ा आइडिया हो तो अगर तुम्हारे को। और दूसरे नंबर पे किसके पास है? रिलायंस तो आसपास भी नहीं है भाई, वक्फ बोर्ड के पास है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। खैर मैं इसके बारे में अभी उलझाना नहीं चाहता आपको, मैं ऐसे ही पंगा ले लेता हूँ। ठीक है, फिर कभी करेंगे इसकी बात, अभी मेरा को मेरे टॉपिक पे रहने दो। ठीक है ना, इंडियन रेलवे, सर गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा होगा ना इंडियन रेलवे, और इंडियन रेलवे में सरकार का शेयर कितना है? 100%, सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा का सारा। सर आप सोच तो सकते हो रेलवे के पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी यार, एक एक गज जमीन 50-50 हजार रुपए की हुई है छोटे छोटे शहरों में। ठीक है ना, जिस जगह पे आप खड़े हो यहाँ पे भी कीमत मुझे नहीं लगता 50,000 रुपए गज से कम होगी, यानी कि एक गज 50,000 रुपए का है। तो सर गवर्नमेंट के पास सोचो तो सही, एक रेलवे स्टेशन ही देख लो होश उड़ जाएंगे। कितनी जमीन है सोचो तो सही, जमीन कहाँ तक है, समझ सकते हो? तो सोच तो सकते हो कितने, मतलब अंदाजा ही नहीं है। मैं अगर कोई फिगर भी लिख दूं यहाँ 1 लाख करोड़ वो भी कम है, 1 अरब करोड़ लिख दो वो भी कम है। ठीक है ना, लेकिन चलो खैर जो मर्जी फिगर है, हम तो बात को आसान रखते हैं। मान लो सरकार ने आज 1% शेयर बेच दिए, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। जब शेयर बेचे होंगे किससे पैसे तो आए होंगे, पैसे आए तो रिसीट है, ये तो कन्फर्म है रिसीट है। ठीक है, अब कौन सी रिसीट है, रेवेन्यू या कैपिटल, डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो। बेटा विच आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। बाबू आपको नहीं लगता कि बेटा इंडियन रेलवे में से बेटा मान लो ये 1,000 करोड़ की थी, और जैसे ही आपने 1% शेयर बेचे 100 करोड़ रुपए के, कहीं ना कहीं आपकी एसेट रिड्यूस हो गई। क्लियर है बात? तो बेटा डिसइन्वेस्टमेंट करने से कहीं ना कहीं एसेट रिड्यूस हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट इज रिगार्डेड एज कैपिटल रिसीट्स। क्लियर है बात? ओके, समझ में आ रही है बात? बाबू ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है, ये एसेट रिड्यूस करता है, ये एसेट रिड्यूस करता है। ओके, लास्ट वन, स्मॉल सेविंग्स। बस इसमें 4 ही बातें हैं, चौथी बात अब मैं समझाने चला हूं। बेटा स्मॉल सेविंग्स, आपको पता है बेटा पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं बेटा, और आपको क्या करते हैं बढ़िया एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑफर करते रहते हैं। पोस्ट ऑफिस हमें बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज देता है जस्ट लाइक अ बैंक।
आप बैंक की तरह वहाँ पर भी सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, बैंक की तरह वहाँ पर भी बेटा एफडी करा सकते हो, बैंक की तरह वहाँ पर भी आरडी करा सकते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्कीम होती हैं बेटा जो सिर्फ पोस्ट ऑफिस में, बैंक में भी नहीं है। जस्ट लाइक मैं बात कर लेता हूँ, एक चीज़ होती है बेटा एनएससी, एक स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक और स्कीम है बेटा केवीपीस, किसान विकास पत्र। सुना है क्या कभी इनका नाम? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र नहीं सुना कभी ना? चलो खैर मैं आपको बता देता हूँ बाबू, ये एफडी से ज़्यादा ब्याज देते हैं, दैट्स वाई ये बहुत अट्रैक्टिव है। और आप पूछ लेना, आपकी मम्मी के फेवरेट होंगे, पक्की बात। आपकी मम्मी को दो ही चीज़ें पसंद है, एक एफडी और जिसमें एफडी से ज़्यादा ब्याज हो। पक्की बात है, गारंटी बात बता रहा हूँ, पूछ कर देख लेना। पक्का किसी ना किसी की तो मम्मी का पक्का कहीं ना कहीं केवीपी और एनएससी पक्का होगा किसी ना किसी पोस्ट ऑफिस में। मैं समझा देता हूँ क्यों थोड़ा अट्रैक्टिव है। हाँ, वैसे इसके दो बेनिफिट हैं, ठीक है ना। दूसरा बेनिफिट मदर को पता नहीं होता, मैं दोनों बता देता हूँ बाबू। अगर आप आज की तारीख में जाओगे ना और पूछोगे बैंक से कि कितने साल में पैसा डबल कर रहा है, तो बेटा बैंक आपको बोलेगा कि कर दूंगा 12 में। 12 साल के लगभग का अंदाजा चल रहा है, मेरा अंदाजा कि 12 साल के लगभग कर रहा होगा डबल, ठीक है ना। आप पूछ लेना बेटा एनएससी और केवीपी 11 में कर रहे होंगे या 10.5 में कर रहे होंगे, पक्का। यानी कि बेटा इसका सिंपल सा मतलब है एफडी से ज़्यादा ब्याज ही देते हैं। दूसरी बात बेटा, अगर आप एनएससी और केवीपी में इन्वेस्ट करते हो, इनकम टैक्स में बेटा इसमें इन्वेस्टमेंट करने पर डिडक्शन मिलता है, छूट मिलती है। इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है, डबल बेनिफिट है। तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा और इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या, आप इसके बारे में समझ लो, ये पैसा पोस्ट ऑफिस के पास नहीं रहता, इन दोनों का पैसा तो ये किसके पास जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। बाबू आपने, मैं बोलता हूँ सारे सिटीजन ऑफ इंडिया ने मिलकर 10,000 करोड़ रुपए के एनएससी खरीदे एक साल में, ठीक है बेटा। ये 10,000 के 10,000 करोड़ पोस्ट ऑफिस के नहीं है, ये किसके पास चले जाएंगे बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। मुझे एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा मिला? मिला, रिसीट है। अब कौन सी रिसीट है, इसके लिए डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो। विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी, क्या बेटा ये सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है? बहुत बड़ी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि 10.5 साल में डबल करके देने हैं। पोस्ट ऑफिस की लाइबिलिटी नहीं है ये सरकार की लाइबिलिटी है। तो स्मॉल सेविंग्स जो ये हैं एनएससी और केवीपीस, इसके पैसे पोस्ट ऑफिस के पास ना रहकर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ट्रांसफर होते हैं। क्लियर है बात? ये दोनों बातें, फर्स्ट और लास्ट, दोनों लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं और ये दोनों बेटा एसेट रिड्यूस करती हैं। ये सब कैपिटल रिसीट है, चारों बातें। समझ आई बात? फटाफट से इसको नोट डाउन करो, जो लिखना है लिखो। लो उत्तर करते हैं स्टार्टअप एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड बहुत जरा सी बात है, आज ही खत्म करके जाएंगे इसको। बेटा मेरी तरफ देख रहे हैं आप सब। बाबू जो हम टेबल बना रहे थे उसमें हमने सबसे ऊपर लिखा था कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। दो कंपोनेंट थे, बजटरी रिसीट्स और बेटा बजटरी एक्सपेंडिचर। तो बेटा अब मैं बजट के एक्सपेंडिचर की बात करूंगा, रिसीट साइड वाला पोर्शन मेरा खत्म हो गया। बेटा एक्सपेंडिचर फर्दर दो तरीके के हैं बेटा। एक का नाम है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शायद आपने इतना तो लिखा ही हुआ है लेकिन इसकी डेफिनेशन ही लिखी हुई है ना, वेरी गुड। लो बाबू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन वैसे इतना बड़ा बोलना अच्छा नहीं लगता मेरे को तो अच्छा लगता है कैपेक्स बोलना। याद है आपको? ठीक है ना, मैं इसको हमेशा ऐसे बोलता हूं कैपेक्स, ठीक है ना, CAP कैप, कैपेक्स। बाबू कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, ठीक है ना, ऐसे बोलना आपको अच्छा लगेगा। एक बार बोल के देखो कितना अच्छा लगता है, बोलो। पहले बोल नहीं रहे कदे कहीं के, बोलो फटाफट से कैपेक्स। देखा कितना बढ़िया लगा तुम्हें, क्या पता। लो बाबू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब इसकी डेफिनेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसकी डेफिनेशन लिखनी है बेटा। जब आप डेफिनेशन देखोगे ना, देखने में ये रेवेन्यू रिसीट जैसी दिखाई देगी पर एक वर्ड का झोल है, ठीक है ना। वहां क्या लिखते थे? इट नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। यहां पता है क्या लिखोगे? इट नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी। वहां लिखते थे नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी, यहां लिखोगे इट नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी।
चलो लिखते हैं साथ साथ डेफिनेशन। बेटा फटाफट से नोट डाउन करो। बाबू जैसे रिसीट्स की डेफिनेशन थी, बिल्कुल सिमिलर लाइन पर एक्सपेंडिचर की डेफिनेशंस है, लेकिन बेटा बस वर्ड का ध्यान रखना, वर्ड ना गड़बड़ कराना, वहां पर सब कुछ खत्म हो जाएगा वर्ड गड़बड़ होते ही। तो अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन है, इट नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर कॉसेस रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी। ना तो ये ऐसा एक्सपेंस है बेटा जब आप खर्चा कर देते हो, ना तो कोई एसेट बनती इससे, ना ही और आपकी कोई एसेट, ना ही कोई आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती। लेकिन बेटा अगर मैं कैपेक्स की बात करूं तो इसकी वजह से या तो एसेट बनेगी या बेटा लाइबिलिटी कम होगी। ठीक है ना जी। देखते हैं बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेटा जैसे रिसीट साइड में तो इतने सारी बातें मेरे को देखने को मिल गई। अगर मैं रेवेन्यू रिसीट की बात करूं, पहले मैंने DTI DT पढ़ा डिटेल में, फिर 9 आइटम और पढ़ी, और कैपिटल में देखोगे कैपिटल रिसीट में तो 4 आइटम पढ़ी। यहाँ एक भी आइटम नहीं है, बस इसके एग्जाम्पल एग्जाम्पल हैं और खत्म कहानी। ठीक है ना जी, ये 2 मिनट का मुद्दा है मेरा और खत्म हो रही है बात। बाबू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एग्जाम्पल्स क्या है, अभी लिखना मत, पहले समझ लेना। बेटा सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट, वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द गवर्नमेंट। बाबू इतने सारे सरकारी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे डिपार्टमेंट है बेटा, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी सारी सैलरी पे कर रही है, क्या उसकी वजह से बेटा कोई सरकार की एसेट क्रिएट हो जाती है? मैं बोलता हूँ बेटा, इतने सारे सरकारी हॉस्पिटल चल रहे हैं, इतने सारे बेटा सरकारी स्कूल चल रहे हैं, इतने सारे लोगों को सरकार सैलरी दे रही है, आपको क्या लगता है कोई एसेट क्रिएट हो गई उनकी सैलरी देने से, या कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई? काम करा रहे हो तो बेटा पैसे दे रहे, ना तो कोई बेटा लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, ना ही कोई एसेट क्रिएट हुई। तो बेटा वेजेस एंड सैलरी अगर सरकार पे कर रही है तो वो बेस्ट एग्जांपल है। बेटा इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई लोन लिया हुआ है, लेट्स सपोज फ्रॉम RBI, और बेटा RBI को आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो। सर सबसे पहली बात तो पे कर रहा हूँ, खर्चा एक्सपेंडिचर है। बेटा क्या इस खर्चे की वजह से कोई एसेट क्रिएट हो रही है या कोई बेटा लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है? कुछ भी नहीं बेटा। अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, पता है आपको इंटरेस्ट पे करने से क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। बाबू क्या करें, इसको कहाँ रिकॉर्ड कर दें? क्योंकि बेटा डेफिनेशन सेटिस्फाई है तो बेटा ये मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। सेम वे बेटा डिफेंस सर्विसेज आप ले रहे हो, इतनी सारी सैलरी पे कर रहे हो, या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज IAS IPS ऑफिसर की सर्विस ले रहे हो, इतनी सारी सैलरी पे कर रहे हो, ना तो बेटा कोई एसेट क्रिएट होने वाली, ना ही कोई बेटा लाइबिलिटी रिड्यूस होने वाली। पे करे जाओ, सर्विसेज लिए जाओ, पे करे जाओ, कुछ नहीं होगा, कोई एसेट नहीं बनेगी, कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है ना। स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये बात कभी मत भूलना, ये पेपर बहुत ज़्यादा आती है, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, बाकी तो बात बहुत जनरल है। ओके, बात बढ़ाएं बात को, आगे भी लिखो नहीं, बस खत्म करो। बेटा कहता है इट ईदर क्रिएट एसेट्स और कॉजेस रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी। कैपेक्स क्या होता है बेटा, या तो एसेट्स क्रिएट हो जाएंगी या लाइबिलिटी कम हो जाएंगी। पहले एसेट्स क्रिएट करने वाले एग्जांपल मैं बेटा बोलता हूं आपको, मेट्रो, क्या बोलो बेटा, रेलवे स्टेशन की बात कर लो, या बेटा हम बात कर सकते हैं किसी एयरपोर्ट की, या बेटा बात, सर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सरकार अभी आपको पता है बेटा शाकंभरी देवी में
रेलवे स्टेशन बनाने जा रही है, सुन लिया सबने। डीएमआर भी तैयार हो गई उसकी, देहरादून से आएगी वो ट्रेन, सरसावा टच करके बेटा पहुंचेगी शाकोंबर, जैसे भी करेंगे वो, ठीक है ना। सर खर्चा नहीं होगा? होगा, बहुत खर्चा करेगी सरकार। सर ये खर्चा करने की वजह से क्या मेरे देश को एसेट मिल रही है? सर एसेट तो मिल रही है, विच आइदर क्रिएट एसेट्स और कॉजेज रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी। तो एक ऐसा खर्चा है बेटा जिससे मेरे देश को एसेट्स मिल रही है, तो क्या है बेटा? ये कैपेक्स है, ठीक है ना जी। अभी आपको पता है बेटा, अभी आप देख रहे होंगे अगर अम्बाला रोड कभी आना जाना हो तो बेटा एक नई रेलवे लाइन क्रिएट हो रही है, एक नई रेलवे लाइन बन रही है, अगर आप देख रहे हो उसे ना बोला जाएगा फ्यूचर में फ्रेट कॉरिडोर। कोविड में बहुत काम खींचा उन्होंने इस पे, ठीक है ना। आप कहीं और भी जाना आना हो देखना किसी और स्टेशन पे बेटा, फ्रॉम कोलकाता टू अमृतसर ये ट्रेन है, नॉन स्टॉप चलेगी, मालगाड़ी की बात कर रहा हूँ। कोलकाता टू अमृतसर नॉन स्टॉप फ्रेट कॉरिडोर बोला जाएगा इसको, सिर्फ मालगाड़ी है ये, सिर्फ माल ढोएगी। सोचो एक बात बताओ, सरकार खर्चा कर रही है बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन क्या बेटा मेरे देश को एसेट मिल रही है उस एक्सपेंडिचर से? बिल्कुल मिल रही है। अभी फास्ट ट्रैक ट्रेन की हम बात करते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं बाबू, मुंबई में सारी लोकल्स बंद करने की सरकार ने बात कर दी, जितनी लोकल ट्रेन चलती है। मुंबई की लोकल ट्रेन्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़, ठीक है ना। जैसे आप दिल्ली के इतने सारे स्टेशन देखते हो, लगभग 36 कुछ स्टेशन है, मुंबई में 50 से भी क्रॉस है सिर्फ लोकल लेवल पे, और इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग आप सोच नहीं सकते। सबको रिप्लेस करेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है ना। और सरकार ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी प्लेस किया है वंदे भारत एक्सप्रेस का। सर ठीक है सरकार खर्चा कर रही है, लेकिन बदले में मेरे देश को एसेट मिल रही है, ये क्या है बेटा? कैपेक्स है, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा एक लाइबिलिटी रिड्यूस करने वाला एग्जाम्पल, रीपेमेंट ऑफ लोन। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से कोई लोन लिया हुआ या फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, आज आपने उस लोन की रीपेमेंट कर दी, वो 200 करोड़ का जो लोन लिया था वापस कर दिया। सबसे पहली बात खर्चा है, मेरी जेब से पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर। बाबू अब डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो, विच आइदर क्रिएट एसेट्स और कॉजेस रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी। क्या बेटा ये 200 करोड़ चुकताते ही सरकार की लाइबिलिटी कम नहीं हो जाएगी? इससे पहले तो सरकार ने लाइबिलिटी तो दिखा रखा होगा कि जी देना है फॉरेन गवर्नमेंट का 200 करोड़ देना है बकाया मेरे ऊपर। आज ऐसे ही 200 करोड़ आपने वापस करे, रीपेमेंट करी, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। क्लियर है बात? तो कोई बेटा इसके सिर्फ एग्जाम्पल मेरे कोर्स में कोई मेरे पास अलग से बहुत बड़े मैटर नहीं है, ठीक है जी। इसको नोट डाउन करो, आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।